Hello बच्चों, let's read the question. If the critical angle for the material of prism is C and the angle of prism is A, then there will be no emergent ray when. आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट इसका सबसे पहले लिखते हैं. इसके अंदर जो की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है दैट इज इजी एंड सिंपल. तो पहले नंबर पे जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का की कॉन्सेप्ट यहाँ हम इसके अंदर जो है यूज़ करने वाले हैं. दूसरा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ इफ़ आई यूज़ सिनेलज़ लॉ भी यूज़ हो सकता है. तो इसकी ज़्यादा नीड नहीं पड़ेगी, ज़्यादा कॉन्सेप्ट हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ही समझेंगे. तो पहला पॉइंट ये होगा कि अगर मेरे पास ये प्रिज्म है, दीज आर द फेसेस ऑफ द प्रिज्म, तो क्या मैं इस प्रिज्म के लिए लिख सकता हूँ ये मेरा A है, ये मेरा B है और ये मेरा C है. ओके, तो एंगल की अगर बात की जाए दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, ये भी एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये भी एंगल ऑफ प्रिज्म है. लेकिन मैटर करता है कि जिस साइड पे आपका इंसिडेंट रे पड़ रहा है अकॉर्डिंग टू दैट हम एंगल ऑफ प्रिज्म को डिसाइड करते हैं. ओके, तो मैं मान लेता हूँ लेट अस सपोज दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे जो इस फेस AB पे पड़ रही है. अगर ये आपकी इंसिडेंट रे है तो इसके साथ अब क्या होने वाला है, आइए देखते हैं इंसिडेंट रे के साथ क्या चीज़ होने वाला है. लेट अस सपोज ये मेरी इंसिडेंट रे है कुछ इस तरह, ये मेरी इंसिडेंट रे है कुछ इस तरह. यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल डाल दूँ इस साइड के लिए, नॉर्मल कुछ इस तरह होगा. तो आपने यहाँ पे लेट अस सपोज नॉर्मल डाल दिया, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो चूंकि रे ऑफ लाइट जो है रेयर मिरर टू डेंसर मीडियम जा रही है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा. तो यहाँ पे जो एंगल आएगा दैट इज R1. अब ये रे ऑफ लाइट इस वाले फेस पे पहुँच गई, इसका भी अलग से हम नॉर्मल ड्रा करेंगे. सबसे पहले मान लेते हैं मैंने इसको यहाँ से नॉर्मल डाल दिया. अब नॉर्मल डालने के बाद जो यहाँ पे एंगल बनेगा दिस एंगल इज R2. इसके बाद अब कंडीशन हमें समझनी है. तो पहली कंडीशन जो मैं समझूंगा दैट इज कि अगर मेरा R2 जो है इफ़ R2 इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, अगर मेरा R2 क्रिटिकल एंगल के बराबर आ गया, अगर मेरा R2 क्रिटिकल एंगल के बराबर आ गया यानी ये R2 कितना है, दिस R2 इज इक्वल टू C. तो क्रिटिकल एंगल वाले कंडीशन के लिए जो मेरी इमर्जेंट रे होगी दैट विल ग्रेज अलोंग द सरफेस AC, वो कुछ इस तरह निकलेगी बाहर. ये वो कंडीशन है जब आपका R2 किसके बराबर होगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा. तो उसमें आपका जो रिफ्लेक्ट यहाँ पे जो एंगल बनने वाला है इमर्जेंट एंगल जो होगा दैट विल बी 90 डिग्री. इजी बात है. तो सीधी सी बात है अगर आपका R2 क्रिटिकल एंगल के बराबर है, जो मेरी रिफ्लेक्टेड रे है दैट विल ग्रेज अलोंग द सरफेस AC. तो इसके बाद एक और पॉइंट जो हमें याद रखना है कि एंगल ऑफ R1 प्लस एंगल ऑफ R2 इस प्रिज्म के लिए ये एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है. ये पॉइंट भी हमें याद रखना है. तो अब इसके बाद क्या होने वाला है आइए देखते हैं. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R1. नाउ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R1 वो कब अराइज करेगा. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R1 अराइजेज when the angle of incidence is maximum, when the angle of incidence is maximum. यानी ये बात तो तयशुदा है कि मेरा R1 कब मैक्सिमम होगा. ये R1 तभी मैक्सिमम होगा, जब मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा मैक्सिमम होगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा दैट विल बी 90 डिग्री. अब अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है तब तो मेरा इंसिडेंट रे जो है दिस विल ग्रेज अलोंग द सरफेस BA, तब तो ये सिचुएशन नहीं होगी. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R1 का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है. या अब हम इस सिचुएशन को थोड़ा उल्टा समझते हैं. मैं यहाँ से ना जाके उल्टा ही आ जाता हूँ वापस, मैं यहीं से यहाँ की ओर जा रहा हूँ. तो R1 का मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए सो दैट जो मेरी ये रिफ्लेक्टेड रे होगी ये अलोंग द AB सरफेस ग्रेज करेगी. सीधी सी बात है. क्रिटिकल एंगल पे जो सिचुएशन आपने यहाँ की साइड देखी AC फेस पे देखी, आप इसी सिचुएशन को इमेजिन कीजिए इस वाले सरफेस पे. तो उस टाइम पे R1 का जो वैल्यू होगा देयरफॉर जो आपका R1 बनेगा दिस R1 विल बी इक्वल टू हाउ मच,
दिस विल बी क्रिटिकल एंगल। तो एक पॉइंट आपको जहन में आ गया कि R1 भी क्रिटिकल पॉइंट के बराबर हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा। तो ये मेरी इंसिडेंट रे जो है दिस विल मूव, दिस विल ट्रैवल अलोंग द सरफेस ए बी, तभी तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है 90 डिग्री बनेगा। तो अब हम सबस्टिट्यूट करते हैं वैल्यू को, जस्ट हमें सबस्टिट्यूट करता है वैल्यू एज वी नो देयरफॉर। क्या मैं लिख सकता हूँ इस वाले कंडीशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 90 डिग्री। चाहे आप ग्रेजिंग इंसिडेंस यहाँ पे देखो, चाहे आप ग्रेजिंग इंसिडेंस यहाँ पे देखो, दोनों के केस में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होगा और ये 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। नाउ ऑलरेडी में मुझे पता है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। R1 का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, यानी जो क्रिटिकल एंगल है, दिस इज C, दिस इज ऑल्सो C, दिस इज इक्वल टू A। तो क्या मैं 2C को लिख सकता हूं बराबर 1। ये वो कंडीशन है जब आपकी जो है रिफ्लेक्टेड रे जो थी वो अलोंग द सरफेस ग्रेज कर रही थी। ओके, this was the condition for grazing incidence, this was the condition for grazing incidence and grazing emergence, and grazing emergence। चाहे आप ग्रेजिंग इंसिडेंस देखो, चाहे आप ग्रेजिंग इमरजेंस देखो, उस वाले चीज के लिए जो कंडीशन बनेगी A2C होगा बराबर A के। नाउ द क्वेश्चन सेज देयर विल बी नो इमरजेंस फॉर नो इमरजेंस कंडीशन। इसका मतलब क्या है, इमरजेंट रे जो है ग्रेजिंग इंसिडेंस ना करे, या इमरजेंट रे जो है ये जो मेरी रे ऑफ लाइट जो है ये सरफेस के अलोंग ना निकल के वापस अंदर प्रिज्म में आ जाए, या उसका तरीका जो आपको समझना है कि यहाँ पे ग्रेजिंग इंसिडेंस ना हो। तो उस वाले केस में आपको एक ही चीज याद रखना है, जो आपका एंगल ऑफ प्रिज्म होगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द 2C। फॉर नो इमरजेंस A मस्ट बी ग्रेटर देन 2C। तब उस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ये तभी पॉसिबल है जब आपका एंगल ऑफ प्रिज्म 2C के ज्यादा होगा। तो ऑप्शंस पे देखते हैं, ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।